हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग संविधान का उद्देश्य देखने वाले हैं कि आखिर संविधान निर्माताओं के मन में क्या ऑब्जेक्टिव रखा, कि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को बनाना शुरू किया तो उन लोगों के दिमाग में क्या घूम रहा था, क्या सोच रहे थे वो लोग कि हम संविधान में क्या क्या फीचर्स रखेंगे, क्या होगा हमारे संविधान में। तो जो भी जैसे कोई भी आप किताब लिखते हो तो उसका कोई पहले ऑब्जेक्टिव रहता है, तो सेम संविधान निर्माताओं के दिमाग में भी एक ऑब्जेक्टिव था। तो आप बोलोगे फिर तो संविधान का उद्देश्य सबसे पहले तैयार हो जाना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं था। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ध्यान देना, संविधान सभा आपको पता है बैठी थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके कुछ समय बाद ऑलमोस्ट दिसंबर महीने में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डाला गया, दिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लोगों के सामने रखा गया और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था कि हम संविधान बनाने के समय क्या क्या अपने दिमाग में रखेंगे, क्या क्या आइडिया रखेंगे कि यार हमें लोगों के लिए वेलफेयर सोसाइटी बनाना है, ऐसे हमें किंग विंग नहीं बनना है, ऐसे बातें। तो सोशल जस्टिस वगैरह की बात करना है, लिबर्टी की बात करना है, फ्रेटर्निटी की बात करना है, ऐसी ऐसी बातें। तो हम लोगों के दिमाग में ऐसी बातें रख रही थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, ये सब बात। तो अब क्वेश्चन उठता है, तो इसका मतलब है कि पूरा हमारा संविधान तैयार हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही मॉडिफाई कर दिया और एक नया प्रियम्बल बना दिया गया। क्लियर? उसी को प्रियम्बल बोलते हैं, उसी को प्रस्तावना बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रियम्बल का एक एक वर्ड समझेंगे, उसको याद करने का कोशिश करेंगे क्योंकि याद करना इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। क्लियर? उसके बाद देखेंगे कि हमारे प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोर्स क्या है, नेचर क्या है, तीनों चीज ध्यान देना। सोर्स कि संविधान को बनाया किसने, उसके बाद नेचर कैसा है, क्लियर, नेचर कैसा है इसका, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या क्या है प्रियम्बल का, ये सब देखेंगे। उसके बाद जो जो कीवर्ड्स इसमें आएगा उसको हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो 3 केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या अमेंडिंग पावर है कि नहीं, इसमें क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो ये बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अभी सिलेबस वाइज कर रहे हैं। जैसे बिहार एसआई और यूपी एसआई के सिलेबस में टोटल 8 या 9 चैप्टर है पॉलिटी के, तो सारा नहीं है, जो चैप्टर यहाँ पे है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी चैप्टर ऑलरेडी हमारा लूसेंट बुक से कंप्लीट है, तो जिनको बाकी करना है तो वहाँ से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम इन 2 एग्जाम को फोकस करके करें जो सिलेबस इस चैप्टर में देखे हैं, मतलब इन 2 एग्जाम का जो सिलेबस है वही डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट 10 से 12 चैप्टर है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो संविधान का उद्देश्य डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। देखो सबसे पहले हम भारत के लोग, इससे हमें पता चलता है कि यार सोर्स क्या है, भारत के संविधान का सोर्स क्या है। सोर्स है हम लोग, ठीक है ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग है सोर्स, मतलब हम लोगों ने ही लिखा है, ठीक है ना, मतलब हम लोगों ने डायरेक्टली नहीं लिखा है, इनडायरेक्टली लिखा है। हमने जिनको चुना वो जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे और वो लोग क्या कर रहे थे, फिर संविधान लिख रहे थे। तो सबसे पहले क्या, हम भारत के लोग, तो इससे पता चलता है सोर्स क्या है, यानी वही पता चलता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे पता चलता है सोर्स। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि भारत को एक सॉवरन कंट्री बनाएंगे, सॉवरन सोशलिस्ट, जहां पे कोई धर्म का, मतलब इसका मतलब है सेकुलर, स्टेट के सामने सब धर्म बराबर हो, लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक, गणराज्य बनाने यानी रिपब्लिक,
ठीक है, बनाने के लिए सिंपल है कि भारत बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट, इंडिया को क्या बनाएंगे, एक सॉवरन देश बनाएंगे। उसके अलावा सोशलिस्ट, तो ये जो सारे वर्ड दिए हैं वो क्या है, नेचर है। कि नेचर क्या है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आपको इवन ऑर्डर भी याद करना है, ऐसे एग्जाम में इवन ऑर्डर भी आया गया है कि कौन पहले था कौन बाद में था, ठीक है ना, समझ गए ना। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट, हम इंडिया को कैसा बनाना है, सॉवरन बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, सेकुलर बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है, रिपब्लिक बनाना है। तो यानी हमारा ऑब्जेक्टिव यही 5 वर्ड है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है यही 5 वर्ड, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और सारे नागरिकों को क्या सिक्योर करना है कि सभी नागरिकों को मिले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी जस्टिस। कौन कौन सा जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले, कोई दिक्कत नहीं। कैसा मिले, जस्टिस, यानी ये हमारा क्या, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सभी नागरिकों को क्या मिले, न्याय मिले। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि सभी नागरिकों को एक जस्टिस मिले। कौन कौन सी जस्टिस, सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, पॉलिटिकल राजनीतिक। उसके अलावा और लोगों को क्या मिले, और लोगों को स्वतंत्रता मिले, लोगों को लिबर्टी मिले। किस चीज की लिबर्टी, सोचने की, क्लियर, थॉट, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, फेथ, विश्वास का बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, समझ गए ना। ऐसे याद कर सकते हो, TEBFAWS ऐसे कर सकते हो, टेबफा करके, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है ना। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, क्लियर, इस सब की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके अलावे इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। कैसा कैसा इक्वालिटी, इक्वालिटी होनी चाहिए, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी सिंपल देखो ना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की इक्वालिटी और ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आपको समाज में समता अधिकार, स्टेटस का समता होना चाहिए, आप बराबर हो। उसके अलावा आपको ऐसा नहीं है कि आप बोलो भाई तुम पीछे हटो, अपॉर्चुनिटी तुमको नहीं देंगे, नहीं, अपॉर्चुनिटी भी आपको इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है। उसके अलावे एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, और प्रोमोट क्या करना है, इसके अलावे मतलब ये समता का अधिकार करना है, और उसके अलावे और क्या प्रोमोट करना है, और प्रोमोट करना है कि फ्रेटर्निटी यानी दोस्ती, बंधुत्व तो करना है, लेकिन हमें एश्योर करना है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये कभी हैम्पर नहीं हो। देखो फ्रेटर्निटी है मतलब बंधुत्व चाहिए, लेकिन क्या आप एक क्रिमिनल, आप ये क्या आतंकवादी से फ्रेटर्निटी रखोगे, नहीं। क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन पे खतरा है, समझ में है ना, उन लोगों से। तो समझ में ना कि हमें किसी से दोस्ती तो करनी है, लेकिन हमें किसी की गरिमा को ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ हमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को भी ध्यान में रखना है, समझ में आना। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा नेचर, सोर्स सबसे पहले क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। उसका नेचर क्या है, नेचर है यही 5 वर्ड, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यहाँ से भी देख सकते हो, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज। उसके अलावे हमारे नेचर कैसा होना चाहिए देख लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और उसके अलावे ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेचर देख लिया, सोर्स देख लिया, कोई दिक्कत है। उसके बाद लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर को 1949 को क्या किया, एडॉप्ट किया, इनैक्ट किया और गिव टू द आवर सेल्फ, मतलब हम लोगों को क्या संविधान दिया, किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और एक और चीज याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसको हम संविधान सभा बोलते हैं, यहाँ पे जो भी लोग गए थे वो इनडायरेक्ट चुनाव से गए थे, इनडायरेक्ट, याद रखना है हमें।
ठीक है ना। संविधान सभा में महात्मा गांधी नहीं गए थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद भी हम अपना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 19 मतलब पहली बार बनाया 1950 को, यानी 26 जनवरी को मनाते। क्यों मनाए यार? पता है क्या हुआ? 1929 को, ध्यान देना, 1929 को लाहौर सेशन हो रहा होता है। लाहौर कहाँ पे है? रवि रिवर के किनारे, समझिए, रवि रिवर के किनारे है लाहौर। तो लाहौर सेशन हो रहा होता है। उस समय इसको लीड कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे पूर्ण स्वराज का डिमांड करते, पूर्ण स्वराज। और पूर्ण स्वराज का डिमांड तो करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर से, अगली साल से हम लोग 26 जनवरी को, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। समझ में आया? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था। इसके बावजूद हम अपना जो फुल फ्लेज संविधान को इम्प्लीमेंट कब से करना शुरू किया? 26 जनवरी 1950 से फुल फ्लेज पूरा संविधान को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको मैंने बता दिया 1929 को लाहौर सेशन हो रहा था रवि रिवर के किनारे, लाहौर रवि रिवर के किनारे ही है। तो जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की और बोला जवाहरलाल नेहरू कि अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। क्लियर? इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन 26 हमारा उसके बाद देखो, क्योंकि 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे मनाने की बात होती, 15 अगस्त मतलब डिसाइड कौन किया था? माउंटबेटन, ठीक है ना। कि 15 अगस्त क्यों किया था? क्योंकि जापान पे जीत का एनिवर्सरी मना रहे थे इस दिन ये लोग। जापान पे, क्योंकि जापान पे बम 6 और 9 अगस्त को गिराया गया। उसके बाद जापान 15 अगस्त को हार मान गया, साइन वाइन हो गया। तो 15 अगस्त को जापान पे जीत की खुशी में ये लोग ये दिन मनाते हैं। क्लियर? तो इसने इंडिया को भी यही दिन दे दिया, ठीक है ना। तो हमारा इंडिपेंडेंस डे तो ये इस दिन हो गया 15 अगस्त। तो हमें कोई ना कोई एक दिन तो अच्छे से मनाना था ना 26 जनवरी को। तो हमने इस दिन को, मतलब हमने क्या किया, रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर दिया 26 जनवरी को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, गणतंत्र दिवस। तो आपको पता चलेगा ना कि 26 जनवरी ही हम क्यों मनाते, जबकि हमारा संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, याद रखना, संविधान डे। चलिए थोड़ा थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। देखो 9 दिसंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठता है। उसके बाद जवाहरलाल, क्योंकि ऐसे थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लेंगे, जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रख देते हैं, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबके सामने रखते हैं और बोलते हैं आप इनको पढ़िए और अपनी राय देखिए। कुछ ही समय बाद 22 जनवरी को 1947 को सब लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, और सब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया कि हाँ सर सही है, हम इसी के हिसाब से संविधान बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ वो। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अब देखो, इट स्टेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ विद द कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू एस्टैब्लिश एंड प्रोमोट। सिंपल है, इसमें ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। एक और चीज पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें 3 वर्ड बाद में ऐड किया गया है, ध्यान देना, इसमें 3 वर्ड बाद में ऐड किया गया। उसके बारे में मैं बताऊंगा ही कि अमेंडमेंट कैसे हुआ, लेकिन 3 वर्ड बाद में ऐड हुआ, ये याद रखिएगा। एक इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एक इंटीग्रिटी वर्ड याद रखिए, इंटीग्रिटी वर्ड। उसके अलावे आपको, हाँ, इंटीग्रिटी वर्ड, और उसके अलावे यहाँ पे एक वर्ड है सोशलिस्ट वर्ड और सेकुलर वर्ड, ये दोनों, और ये 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड, ये ऐड हुआ है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू।
एक बार मात्र अमेंडमेंट हुआ है प्रीएम्बल में, याद रखिएगा, ठीक है। इट इज ए की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सिंपल है, ये की का काम कर रहा था कि भाई आप लोग इसको ध्यान में रख के ही संविधान बनाइए, ठीक है ना। देखो प्रीएम्बल को के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। प्रीएम्बल ऐसा नहीं है कि ये लेजिस्लेचर को कोई पावर नहीं देता कि इसको ध्यान में रख के आप कानून बना लीजिए, और ना ये क्या करता है, लेजिस्लेचर के पावर को लिमिट कर सकता है, ना ये सोर्स ऑफ पावर है, और ना ही लिमिट कर सकता है लेजिस्लेचर को इस कानून बनाने के रेस्पेक्ट में, और ना ही जस्टिसिएबल है और ना इन्फोर्सेबल है। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ये नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, act as an aid during the interpretation of the article when language is found ambiguous। सिंपल है, ये एक तरह से आपको ऑब्जेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है, ये बस ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव की तरह काम करता है, क्लियर। उसके अलावा कुछ और है, ये प्रीएम्बल हमारा समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीफेस है, क्लियर। कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। के.एम. मुंशी जी पता है क्या बोलते थे, के.एम. मुंशी जी बोलते थे ये तो जन्म कुंडली है, इंडियन डेमोक्रेसी के जन्म कुंडली है। प्रीएम्बल क्या है, जन्म कुंडली है इंडियन डेमोक्रेसी का, ठीक है। पहली बार यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ प्रीएम्बल, हमने यूएसए से कॉपी किया, बोरो किया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कीवर्ड क्या है, सबसे पहला है सोर्स। सोर्स क्या है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि कोई बनाया गया है, कोई या किंग के द्वारा या आउटसाइड पावर के द्वारा बनाया गया, नहीं, हम लोगों ने जिनको चुना वो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो सोर्स क्या हुआ, इंडिया के लोग हुए, ठीक है ना, कीवर्ड। उसके बाद सबसे पहला है सॉवरन। सॉवरन या सॉवरनिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि हम किसी के डिपेंडेंट नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, क्लियर। स्टेट के पास अपना राइट है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर को क्या कर सकता है, डील कर सकता है खुद, ठीक है ना। मतलब हम ना किसी के डोमिनियन है, ना किसी पे डिपेंडेंट है, और इवन तो और एक और चीज, कोई एक्सटर्नल पावर हमें डिक्टेट कर ही नहीं सकता। और कुछ मैं बातें बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे बोलोगे भैया क्या हम लोग कॉमनवेल्थ के पार्ट है, तो कॉमनवेल्थ पार्ट से क्या रहे, हमारे सॉवरेनिटी पे कोई खतरा होता है, नहीं, कोई इरोड नहीं होता है हमारी सॉवरेनिटी पे। हम किसी के लैंड को एक्वायर कर सकते हैं लीगल तरीके से, हम अपना लैंड किसी को दे सकते हैं, इसमें कोई बीच में बोलने नहीं है, समझ में है। हम अपना लैंड एक्वायर कर सकते हैं किसी लैंड को लीगल तरीके से, अपना लैंड दे भी सकते हैं किसी को लीगल तरीके से, समझ गए ना। इसका मतलब सॉवरेनिटी, हम पे कोई यूनाइटेड नेशन हमारे ऊपर देखभाल नहीं करने आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट, ठीक है ना। सोशलिस्ट, हम कौन से सोशलिस्ट है, पहले ध्यान से, हम ऐसे सोशलिस्ट, हम कम्युनिस्ट वाले नहीं है कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर होगा, गवर्नमेंट सब कुछ डील करे, नहीं, हम थोड़े से डेमोक्रेटिक वाले, थोड़े से क्या काफी डेमोक्रेटिक वाले हैं। और हमारा जो सोशलिज्म का है ना, वो हमारा मिक्स्ड है। मिक्स्ड में क्या है कि मिक्स्ड में क्या है, ये हमारा जो सोशलिस्ट है ना थोड़ा मिक्स्ड है, गांधीयन और मार्क्सिस्ट वाला, दोनों का मिक्स है, क्लियर है ना। गवर्नमेंट देखो, बहुत चीज में गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, लेकिन काफी चीज गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए भी छोड़ देती है, ठीक है ना। तो हमारा मिक्स्ड सोच है, हमारा तो थोड़ा सा प्राइवेट वाला है और थोड़ा सोशलिज्म है, पब्लिक वाला है, ठीक। नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर का सिंपल मतलब होता है कि सिटीजन के पास फ्रीडम होता है कि कोई भी रिलीजन को फॉलो करे, और ध्यान रखना है कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है स्टेट का, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के सामने सारा रिलीजन बराबर है, वो सब रिलीजन को सेम ट्रीटमेंट करते हैं, कोई अलग नहीं है। डेमोक्रेटिक का सिंपल मतलब है टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, पहले ध्यान रखिए, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बहुत अलग अलग चीज जाते हैं, जैसे रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसिट, ये सब हमें पता है, ये चार होता है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसिट। लेकिन हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है
जो हमारा डेमोक्रेसी है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पीपल करते हैं इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने और बोलिए भाई जाओ आप हम पे राज करो अगले 5 साल तक के लिए, 5 साल तक के लिए, ठीक है ना। कौन लोग वोट देते भाई, जिसका एज 18 से ज्यादा है, क्लियर। और सब लोग, क्योंकि हमें इक्वालिटी है, तो एक पर्सन, जैसे मोदी जी के वोट की भी वही वैल्यू, वही वोट की वैल्यू अंबानी की है, वही वैल्यू वही एक मजदूर की है। यानी कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, आपका सोशल स्टेटस कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके वोट की वैल्यू एक ही होगी, ठीक है। कौन वोट दे सकता है, 18 साल से ज़्यादा जिसका है। तो आप बोलोगे पहले तो 21 साल हुआ करता था, हाँ, लेकिन 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये 18 साल कर दिया गया, समझे ना। पहले 21 साल था, लेकिन 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये 18 ईयर कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, कौन है हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, क्लियर। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इलेक्टेड पर्सन होते, ऐसा नहीं हेरिडिटरी नहीं होते कि एक फैमिली आ रही है जैसे ब्रिटिशर्स वगैरह में है कि एक ही फैमिली के प्रिंस क्वीन आ रही है। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सबके सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, रिपब्लिक हो गया। जस्टिस का मतलब होता है कि आप सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि एक को आप सुपीरियर समझेंगे एक को इन्फीरियर। किस वजह से, चाहे कोई बंदा अगर किसी, जैसे एग्जांपल है, इकोनॉमिक कंडीशन किसी की खराब है किसी अच्छी है, तो आप उसको किसी को ऊपर समझते हो किसी को नीचे समझते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक टर्म्स में आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इवन गवर्नमेंट का मेन काम होता है कि जो गैप है ना सामाजिक, पॉलिटिकल, जैसे समाज में किसी एक कास्ट को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, किसी को कम, तो आप इस गैप को कम कीजिए अवेयरनेस से। पॉलिटिकल में तो आपने कम कर ही दिया इक्वल वोट देके, क्लियर। सेम इकोनॉमिक टर्म में आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, या जो नीचे है उसको रिजर्वेशन दीजिए, कैसे भी करके आप गैप को कम कर लीजिए, समझे ना, गैप को कम कर लिए। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर करती है ऑल, स्पेशली डिसएडवांटेज, क्योंकि डिसएडवांटेज ग्रुप का वेलफेयर नहीं करेगी तो गैप जो था अपर और लोअर के बीच और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। अगर सिंपल सेम अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा तो भाई नीचे वाले नीचे ही रह जाएंगे, आप इसको रिजर्वेशन दे के ऊपर तो लाओ, समझ में, यही है। तो तीनों जस्टिस की बात करते हैं। सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इसका मतलब है कि किसी के कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के बीच आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि भाई तुम लड़की हो तो तुम ये जॉब नहीं दे सकते, तुम इस रिलीजन के हो तो तुम्हें ये जॉब नहीं मिलेगा, समझ में आया ना, कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस ग्राउंड पे, तो आप बोलोगे भैया किसी भी ग्राउंड पे भेदभाव होना चाहिए, बाकी ग्राउंड पे हाँ, मेरिट के बेसिस पे आराम से हो सकता है। जैसे आप नंबर लाओगे तो आप कट ऑफ लिस्ट में लाओगे तब ऊपर जाओगे, नहीं तो नीचे आ जाओगे, तो ये लिस्ट हो सकता है आराम से। मतलब ये सिर्फ कास्ट, ये लिस्ट अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हो, आप बोलोगे कि आप जैसे कोई एग्जाम्पल कट ऑफ आप क्लियर नहीं करोगे तो भैया बोलोगे कि कास्ट के बेसिस पे मुझे बाहर कर दिया, नहीं, आपको मेरिट के बेसिस पे बाहर किया, क्यों, आपकी में मेरिट नहीं थी, समझ में आया ना। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस है कि कोई न्याय में, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इनकम, वेल्थ एंड इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समझ में आया ना। और तो गवर्नमेंट का मेन काम यहाँ पे होगा कि कैसे न कैसे करके सबको अपॉर्चुनिटी दिया जाए ताकि जो गैप है उसको कम किया जा सके, ठीक है ना। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब इक्वल, फ्री और फेयर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट, ऐसा पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं कि मैं वोट दूंगा, नहीं, वोट के साथ मेरा ये भी तो मन है कि मैं इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता हूँ, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है कि इक्वल पॉलिटिकल राइट दिया जाए सबको ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना।
लिबरल डेमोक्रेसी, ताकि राइट हो, फ्रीडम को, पार्टिसिपेशन का राइट हो, ये सब राइट मिलना चाहिए। लिबर्टी का मतलब होता है कि आप, जैसे रेफर्स टू द फ्रीडम ऑन एक्टिविटीज, आपकी कोई भी फ्रीडम, क्या सोचते हो, कैसे एक्सप्रेस करते हो, इन सब का फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो फ्रीडम, लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि फ्रीडम आप किसी का हत्या करते हो, नहीं, इन सब पे जितने भी फ्रीडम है ना, सब पे लिमिट है। जैसे आप कोई भी, आप बोलोगे मुझे एक फ्रीडम है कि मैं कोई भी जॉब कर सकता हूँ, भाई ऐसे जॉब थोड़ी कर सकते हो जो, या ऐसे बिजनेस थोड़ी कर सकते हो जो गवर्नमेंट के हिसाब से इलीगल है, जैसे बंदूक बनाना, ऐसे काम थोड़ी कर सकते हो, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब सिंपल है, कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको, ये सब बात सोशल इक्वालिटीज को बनाने के लिए सब बात करती है। मतलब सोशल इनइक्वालिटी, जो भेदभाव है, इसको दूर करना है, तभी तो इक्वालिटी आएगी, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब दोस्ती, कि दोस्ती मतलब हम अपने फेलो सिटीजन को इन्फीरियर न समझे, लेकिन इसी में क्या है कि हमें दोस्ती तो करनी है, लेकिन ध्यान देनी है कि क्या ये बंदा हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा तो नहीं पहुंचा रहा है। जैसे कोई टेररिस्ट है तो हम उससे दोस्ती थोड़ी कर सकते हैं ना भाई, क्लियर, क्योंकि वो हमारे यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, क्लियर। तो अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो 3 केस है इससे रिलेटेड, ये हम बताते हैं आपको, 3 या 4 केस बोल सकते हैं। सबसे पहले एक 1950 में गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का सिंपल बोल रहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि प्रीएम्बल इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है ना। फिर सेकंड केस है बेरुवारी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम केस। बेरुवारी वाले केस में क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि प्रीएम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब क्वेश्चन होता है इन्होंने बोला क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट प्रीएम्बल वाज अ बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द माइंड ऑफ फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्ड। मतलब ये बोलते हैं कि बस ये कुछ नहीं है, प्रीएम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले के हम दिमाग पढ़ सकते हैं, बस ये है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का पार्ट नहीं है। तो 2 केस हमने देख लिया, गोपालन केस, बेरुवारी बोला पार्ट नहीं है। एक नेक्स्ट केस आता है केबीसी केस, केशवानंद भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने ओपिनियन से सीधे उल्टा कर देते हैं, ओवर रूल कर देते हैं अपने अर्लियर ओपिनियन और कह देते हैं प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ में आया। पिछले में क्या बोले थे, प्रीएम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसमें बोलते हैं कि प्रीएम्बल वाज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगले केस में और थोड़ा फिर से बोल देते हैं, जैसे LIC वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर केस। इसमें सिंपल बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो 3 केस याद रखना आप। सबसे पहले गोपालन केस है, गोपालन केस में बोला कि आप प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल, प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल। उसके बाद नेक्स्ट केस है बेरुवारी, बेरुवारी। इस केस में बोला कि पार्ट नहीं है। उसके बाद केबीसी केस, केबीसी केस में बोला हाँ पार्ट है। उसके बाद LIC केस में बोला इंटीग्रल पार्ट। समझ में ना? चारों केस यार, गोपालन 1950, बेरुवारी 1960, केबीसी 1973, 1995 LIC। उसके बाद है क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये किसने बोला है, केबीसी केस में, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजन को ओवर रूल किया, ठीक है। खुद सोचो, अगर प्रीएम्बल, पहले इसको समझने से पहले थोड़ा समझो, अगर प्रीएम्बल पार्ट ही नहीं रहता तो हम अमेंड नहीं कर सकते। भाई पार्ट हमारा कब बना, केबीसी केस में बना। तो केबीसी केस से पहले तो हम इसको अमेंड तो वैसे भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि भाई ये पार्ट तो हमारा था ही नहीं। केबीसी केस में जैसे ही हमें पता चला कि ये हमारा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का पार्ट है, तो हमने इसको अमेंडमेंट करने का सोचा।
तो हमने इसको अमेंड किया, और अमेंड करेंगे किस आर्टिकल के हिसाब से, 368 आर्टिकल के हिसाब से। 368 आर्टिकल में 2 अमेंडिंग पावर है, एक इस है स्पेशल मेजॉरिटी, एक है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट का हाँ बोलना। समझ में आया ना? जो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करते हैं वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता, याद रखिएगा। 3 सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हम कर लेते हैं वो 368 के अंदर नहीं आता है, याद रखना। तो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में अमेंड किया गया और 3 वर्ड ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावे ये हमारा एंड हो गया, क्लियर। तो जो भी अगर कोई भी इशू होता है तो आप मुझे बताइएगा, कोई भी समझ में नहीं आता तब नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपके को सॉल्व कर दूंगा। इसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप करना अगर कोई दिक्कत है। इसके अलावे अगर आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव करना है तो आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स बाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा PDF मिलेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कोई ऐड वैड नहीं मिलता है। आप कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो आराम से। उसके अलावे राकेश यादव सर का बुक है, दोनों में से आप जो मन है दोनों ज्वाइन कर सकते हो, दोनों हम करवा रहे हैं। लुसेंट ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हो गया है, इसमें ऑलमोस्ट 50-60 वीडियो हो चुका है, इसमें भी इतना ही, क्लियर। इसके अलावे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कंप्लीट हम क्राउन बुक डिस्कस कर रहे हैं। क्राउन बुक आपको पता है जो फेमस बुक है हमारा, लुसेंट जीके हमारा पूरा कंप्लीट है। तो इस कोर्स में आपको इन दोनों पे ज़्यादा फोकस है, NCERT की समरी और क्राउन जीके। आप इसको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। आप इस नंबर पर कोई डाउट भी पूछ सकते हो, कोई भी। चलिए थैंक यू सो मच।